Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be starting a new topic. So far we have covered 4 chapters, 4 topics in this course, and all of those 4 topics are included in the midterm. ठीक है ना, वो first 4 chapters जो हमने किए हैं वो आपके midterm तक का syllabus है. mid में paper जो बनेगा that will be from that portion. DL students का एक उसमें component add है, उनको वाइवा भी देना है, तो वो मैं फिर उनके साथ जो उसकी DL स्टूडेंट्स के लिए जो वाइवा का स्केड्यूल होगा वो मैं उनके साथ शेयर कर लूँगा. आप लोगों का तो बस एग्जाम ही है. तो आज हम नया टॉपिक एक स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू अ बिजनेस इज प्लानिंग, जिसपे द मोर साउंड प्लानिंग यू हैव द मोर सक्सेसफुल विल बी योर बिजनेस. ठीक है, अगर हम प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो फिर हमें चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं आती हैं और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं होते हैं. तो प्लानिंग का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है कि हम अपना कोई टारगेट बनाते हैं. वी सेट अ टारगेट. ठीक है ना, जैसे आप आजकल ये जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है ना, तो अब उनका टेस्ट मैच है, 5 दिन का मैच खेलना उन्होंने, तो अब उनका टारगेट ये है कि जिस 5 दिन में हमने वी हैव टू आउट परफॉर्म द अदर टीम, दूसरी टीम को हमने या तो आउट करना है या उससे बेहतर स्कोर करना है. तो उसके हिसाब से फिर वो प्लानिंग करेंगे. इस 5 दिन को सामने रख के फिर वो अपनी सारी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि जी कौन सी इनकी स्ट्रेंथ है, उसको कैसे हमने ओवरकम करना है, कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं, उनको हमने कैसे ओवरकम करना है. ठीक है, तो इसी तरह से जब आप बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं तो यू सेट अ टारगेट, यू सेट अ टाइम हॉरिजन. कोई टाइम भी होगा ना, टाइम फ्रेम भी होगा कि जी अगले साल के लिए, अगले क्वार्टर के लिए. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग 5 साल तक जाती है. ये प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के जी अगले 5 साल में हम क्या करेंगे. तो पहली चीज तो ये है. अच्छा, अब इसमें जितने रियलिस्टिक आप इसमें टारगेट्स बनाएंगे उतना आपकी प्लानिंग जो है ना दैट विल बी सक्सेसफुल. अनरियलिस्टिक तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी हम चांद से हम जो है जो चांद ले आएंगे तोड़कर. ऐसा नहीं है. जो आपकी पोजीशन है करंट, वहां से आगे कहां जाना है. ठीक है ना, जो आपकी करंट पोजीशन है वहां से आगे कहां जाना है. तो अगर अनरियलिस्टिक किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो फिर योर टीम इज गोइंग टू बी डीमोटिवेटेड, फिर वो काम नहीं होगा. ठीक है ना, लोग पहले दिन पता ही एक चीज अचीवेबल नहीं है तो फिर लोग उस पर एफर्ट नहीं करते हैं, फिर जान ही नहीं मारता. एक एथलीट है जो लोकल लेवल का एथलीट है, उसे आप कहते हैं यार तुमने नेक्स्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आना है. ठीक है, तो फिर अब जो टारगेट दे रहे हैं तो अचीवेबल, अब उसके अंदर इतना उसके अंदर स्पार्क भी होना चाहिए ना, उसके अंदर कुछ आपको नजर भी आना चाहिए कि यार इस पर अगर हम 5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो इज इट अचीवेबल, ऐसा कुछ पॉसिबल है. या पहले हम इसको टारगेट देंगे भाई अपने नेशनल लेवल पे प्रूफ करो, फिर जो है वो रीजनल लेवल पे एशियन, ये जो हमारी सार्क गेम्स होती हैं उसका मेडल जीत के लाओ, फिर एशियन लेवल पे मेडल जीतो, फिर हम ओलंपिक की सोचेंगे ना. एक बंदा अभी इस लेवल सिर्फ नेशनल लेवल का है, रीजनल लेवल पे भी उसकी जो है ना वो प्रूवन नहीं है, तो उसको हम इतना बड़ा टारगेट देंगे दैट विल बी अनरियलिस्टिक. तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर जब आप प्लानिंग करते हैं तो टाइम फ्रेम सेट करते हैं, अपने टारगेट सेट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि जी वेदर वी आर अचीविंग दोज टारगेट्स और नॉट. ठीक है ना, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से भी फर्स्ट थिंग इज फोरकास्टिंग सेल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जी आप अपनी सेल्स को कहां देखते हैं. तो ऑब्वियसली दैट विल बी बेस्ड ऑन योर करंट परफॉर्मेंस. अभी क्या है आपके पास, उससे आगे कहां जाना चाहते हैं. ठीक है ना, आप कहेंगे जी मैं टॉप लेवल पे आना चाहता हूं, तो अभी क्या पोजीशन है. अगर आप अभी 20वें नंबर पे हैं तो एकदम से तो आप टॉप लेवल पे नहीं आ सकता ना. तो रियलिस्टिक गोल्स अपने सेट करके और टाइम फ्रेम डिफाइन करके फिर आप उसके हिसाब से काम करते हैं. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फोरकास्टिंग सेल्स, कि जी अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर करंट परफॉर्मेंस के क्या है, उसके हिसाब से फिर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि जी ये हमारी टारगेट सेल्स हैं, उसके हिसाब से हमें कितने फंड्स चाहिए होंगे, कितने फंड्स हम अपने सोर्सेज से पूरे कर लेंगे, कितने फंड्स हमें बोरो करने पड़ेंगे. ठीक है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग तो ये है ना, पैसों का मामला है कि जी आपने उसको सामने रख के चलना है. सो बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग सेल्स वी प्रोजेक्ट द एसेट्स एंड इंटरनली जनरेटेड फंड्स. टोटल एसेट्स की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी, सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स जनरेट करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए ना, कितने एसेट्स चाहिए होंगे, उस एसेट्स का सोर्स क्या होगा, कितना हम इंटरनली अपने फंड से जनरेट कर लेंगे, कितना प्रोजेक्टिंग आउटसाइड फंड्स नीडेड, कितने हमें बाहर से फंड्स चाहिए होंगे, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड हाउ टू रेज फंड्स. तो ये हमारा थोड़ा सा इसमें दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू कवर. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एक एग्जांपल यहां पे दी हुई है. ठीक है, हमारे पास
एक कंपनी है जिसकी करंट जो है बैलेंस शीट और करंट उसकी इनकम स्टेटमेंट है, आगे वो उसको फोरकास्ट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल को। ये जो जैसे 2005 है तो ये 2005 के उनके करंट स्टैटिस्टिक्स हैं, दीज आर द करंट एसेट्स एज ऑन मे बी एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2005। आगे वो 2006 के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, इसकी बेसिस पे वो आगे फोरकास्ट ये कर रहा है, विच इज 2006 एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20 मिलियन से बढ़ के 25 मिलियन हो जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल 240 से बढ़ के 300,000 पे चले जाएंगे, इन्वेंट्रीज 240 से बढ़ के 300 पे चली जाएंगी, टोटल करंट एसेट्स हमारे 500 से 625 पे चले जाएंगे, नेट फिक्स्ड एसेट्स हमें हमारे इंक्रीज करके 625 पे, टोटल एसेट्स अभी करंट हमारे 1000 के हैं और एक्सपेक्टेड देयर इज इंक्रीज ऑफ 25% इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो ये फोरकास्टिंग, अगेन फोरकास्टिंग किस बेसिस पे की है आपने, अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए, अपने करंट सिनेरियो को देखते हुए। एक तो सिंपल ग्रोथ पैटर्न होता है ना, आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि जी 5% या 10% ग्रोथ पैटर्न है हमारा, या 15% हमारा ग्रोथ पैटर्न, हम उसको मेंटेन करना चाहेंगे। आसान तो ये है, उसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं यानी उसकी फोरकास्टिंग की। तो एनीवे ये वो फोरकास्टिंग किस तरह की है वो हमारा इस वक्त डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है हमारे पास। हमारा डिस्कशन ये कि इसकी बेसिस पे हमने आगे अपनी फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं उसको वर्कआउट करना है कि जी अगर ये चीज अचीव करनी है तो उसके लिए हमें कितने फंड्स चाहिए होंगे और वो उसका सोर्स क्या होगा। तो ये हमारे वो एसेट्स थे, ये हमारी लाइबिलिटीज और इक्विटी आ गई, अगेन 2005 की गिवन है, 2006 की एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं, और ये हमारी इनकम स्टेटमेंट आ गई, इसमें भी 2005 जो है एक्चुअल है और 2006 की फोरकास्टेड है। ये हमारी फोरकास्ट है फॉर द पीरियड 2006। लाइबिलिटीज टोटल करंट लाइबिलिटीज 200 है और लॉन्ग टर्म 100 है, ठीक है, 300, बाकी 700 की आपकी इक्विटी और स्टॉक करंट जो हम देख रहे हैं ना। आगे फोरकास्टिंग की तो उन्होंने फोरकास्टेड फिगर्स दिए हुए हैं। इनकम स्टेटमेंट करंट एंड फोरकास्टेड दोनों आ गए, और इसी बेसिस पे फिर हमने अपनी रेशियोज कैलकुलेट कर ली जो भी हमने चैप्टर 4 के अंदर किया था। बेसिक अर्निंग पावर है, ये बेसिक अर्निंग पावर क्या है, ईबी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स, टोटल एसेट्स। प्रॉफिट मार्जिन है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, the number of days required to collect your account receivables. Inventory turnover, number of days to convert inventory into cash. Fixed asset turnover, जो आपके fixed assets हैं, how much sales are generated from those fixed assets. Total asset turnover, what is the percentage of the sales generated from the total assets. Debt to assets ratio क्या है, times interest earned, आपका interest expense आपकी net income के कितने times है। करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। पे आउट रेशियो, ये डिविडेंड पे आउट है, पे आउट रेशियो इज डिविडेंड पे आउट, यानी हम 30% अगर, तो इसका मतलब है नेट इनकम का 30% हम डिविडेंड दे रहे हैं, 70% हम रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके जा रहे हैं। तो 2005 की तो एक्चुअल है, जो हमारे पास एक्चुअल फिगर्स थी उसकी बेसिस पे। 2006 वाली वो जो हमारे पास प्रोजेक्टेड फिगर्स थे उनकी बेसिस पे हमने कैलकुलेट किए हैं। इंडस्ट्री एवरेज वी आर रिज्यूमिंग इज अवेलेबल, इस केस में हमारे पास इंडस्ट्री एवरेजेस गिवन है, उसकी बेसिस पे हमने फिर आगे अपना कमेंट कर दिया कि जी क्या पोजीशन है। तो बेसिक अर्निंग पावर चूंकि इंडस्ट्री एवरेज में 20% है, हमारा 10% है, इज पुअर। प्रॉफिट मार्जिन हमारा 2.52 है, इंडस्ट्री में 4% है, अगेन इट इज वेरी लो। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.2 और इंडस्ट्री में 15.6। अगर हम एक्सपेक्टेड भी देखें तो 8.77 है, इट्स अगेन पुअर। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग 32 डेज में इंडस्ट्री एवरेज आ रहा है कि दे आर कलेक्टिंग अकाउंट रिसीवेबल, वी आर कलेक्टिंग इन 43.8 या ऑलमोस्ट 44 डेज, वो भी हमारा पुअर है। इन्वेंट्री टर्नओवर 8.33 वर्सेस 11 टाइम्स, अगेन इट इज लेस देन इंडस्ट्री एवरेज। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी पुअर है, टोटल एसेट टर्नओवर भी लेस देन इंडस्ट्री एवरेज। डेट टू एसेट हमारा 40% है, इंडस्ट्री एवरेज इज 36, ठीक है, क्लोज है, उतना डिफरेंस नहीं है। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न हमारा कम है, करंट रेशियो भी हमारी कम है, और पे आउट रेशियो भी हमारी सेम है। पे आउट रेशियो जो है वो 30% ही चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, वही हमारी भी है, तो इट्स ओके।
अब ये तो हमारे पास एक सिनेरियो था, एक एग्जांपल थी, इसकी बेसिस पे हमने वर्किंग क्या करनी है कि जी हाउ मच, ये जो हमने सेल्स की फोरकास्टिंग की है कि हमें सेल्स ज़्यादा इंक्रीज करनी है, तो उस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या हमें एसेट्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, और अगर एसेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे तो उसका फाइनेंसिंग कहाँ से होगी। ठीक है, ये मेन हमारा कंसर्न है। तो अगर हम ये एसेट्स तब इंक्रीज करने पड़ेंगे जब हमारी ऑलरेडी जो हमारी सेल्स हैं दे आर एट फुल कैपेसिटी, हम जो फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी सेल्स हो रही हैं। तो फिर जाहिर है उससे ज़्यादा सेल्स करने के लिए फिर और एसेट्स चाहिए। इस कैपेसिटी में तो और सेल्स नहीं जनरेट हो सकती। फुल कैपेसिटी का मतलब है कि मजीद सेल्स करने के लिए यू नीड एडिशनल एसेट्स। तो दैट इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग हियर कि जी हमारी जो 2005 है, दैट इज आर whatever facilities we have, they are operating at full capacity. अब आगे हम 2006 की जो फोरकास्ट कर रहे हैं, देयर इज इंक्रीज इन द सेल, उसके लिए फिर हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। ईच टाइप ऑफ एसेट ग्रोज प्रोपोर्शनली विद सेल्स। कुछ एसेट्स हैं वो जाहिर है इंक्रीज करने पड़ेंगे विद द सेल्स, कुछ एसेट शायद ना भी इंक्रीज करने पड़े, वो हम उसमें से देख लेते हैं कि जी वो कौन से एसेट्स हैं जो कि सेल्स के साथ इंक्रीज होते हैं। सेल्स के साथ जो डायरेक्टली लिंक होंगे, इन्वेंट्री डायरेक्टली लिंक होगी, सेल्स के बढ़ेगी, सेल्स इंक्रीज करने के लिए इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी, अकाउंट रिसीवेबल भी बढ़ जाएंगे आपके उसके साथ ही। ठीक है, ये एसेट्स हैं जो आपके इवन अगर फुल कैपेसिटी भी हो सकता है, मशीनरी भी आपको एडिशनल लेनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अजम्पशन ये है कि जी टाइप ऑफ एसेट ग्रोज प्रोपोर्शनली विद सेल्स, क्योंकि फुल कैपेसिटी पे है ना। तो अब जब आप उससे आगे जाएंगे तो फिर आपको मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए। पेएबल एंड एक्रूअल्स ग्रो प्रोपोर्शनली विद सेल्स। अकाउंट पेएबल और एक्रूड एक्सपेंसेस ये भी सेल्स के साथ ही, सेल्स बढ़ानी है तो ये भी बढ़ेंगे, आपके अकाउंट्स पेएबल भी बढ़ जाएंगे, क्रेडिट पे आपने लेना है सामान तो वो भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ जाएंगे। 2005 मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन 2.52 एंड पे आउट 30% विल बी मेंटेन्ड। ये हमारी असम्पशन है कि जी हम इसको मेंटेन रखना चाहते हैं। And sales are expected to increase by 500 million. So percentage change in sale is 25%. These are the assumption. इस assumption की basis पे फिर हम आगे चलते हैं कि जी how we have to forecast. अच्छा जी, इसके लिए this is the equation that we used for additional funds needed. हमें additional funds कितने दरकार होंगे वो हम यहां से एस्टिमेट कर सकते हैं। एडिशनल फंड्स नीडेड, ए स्टार, दीज आर द एसेट्स दैट ग्रो प्रोपोर्शनली with increase in sales. So, वो सारे एसेट्स जो कि इंक्रीज करेंगे अगर आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। एस नॉट करंट सेल्स, डेल्टा एस चेंज इन सेल्स। अच्छा, ये चेंज इन सेल्स हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास नेक्स्ट सेल्स हैं उसमें से करंट सेल्स को माइनस कर दें तो भी डेल्टा एस निकल आता ना। चेंज इन सेल्स कितनी होगी, अभी हमारी सेल्स कितनी है और इसमें फर्दर कितना होगा, नेक्स्ट पीरियड में कितनी आएंगी। एल स्टार, दीज आर द लाइबिलिटीज दैट ग्रो प्रोपोर्शनली विद चेंज इन सेल्स। लाइबिलिटीज दैट ग्रो proportionally with increase in sales. और इसके लिए आप बेशक लिख लें कि जी अकाउंट पेएबल और एक्रूअल्स ये दो तो ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो आपकी सेल्स के साथ इंक्रीज होती हैं। और कोई रह गया जी एम, बाकी एस नॉट तो हो गया, डेल्टा एस भी हो गया, आगे एम इज प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन का क्या फॉर्मूला है,
नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में आ जाएगा। S1 sales in next period, expected sales in next period, S1. S0 current sales and S1 expected sale in next period. RR is retention ratio. Retention ratio. Retention ratio मतलब retained earnings की ratio of retained earnings। ये कैसे निकल सकती है? कई तरीकों से निकल सकती है। एक तरीका इसका ये हो सकता है retained earnings net profit minus dividend, right, divided by 100, yeah, net ये आ जाएगी retained earnings, ठीक है, net retained earnings डिवाइडेड बाय, ये तो रेशियो निकालना है, सॉरी रिटेंशन रेशियो, रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स जो आपकी रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं उसको नेट इनकम से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी आपकी रिटेंशन रेशियो निकल आएगी। कितने परसेंट हमने नेट इनकम को रिटेन कर लिया, आउट ऑफ द नेट इनकम कितना परसेंट हमारा रिटेन हो गया। अब ये इक्वेशन क्या है, एडिशनल फंड्स नीडेड, कितने हमें एडिशनल फंड्स चाहिए होंगे। अगर ये जो फॉर्मूला इसको आप ट्रांसलेट करें, जो फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है AFN का, इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है कि जी टोटल एसेट्स, टोटल इंक्रीज इन एसेट्स ये जो A स्टार डिवाइडेड बाय S0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा S, ये चीज दे देगा आपको टोटल इंक्रीज इन एसेट्स जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। टोटल इंक्रीज इन एसेट्स कितने होंगे, इसमें से वो इनमें से कौन सा कितना पोर्शन हम लाइबिलिटी से फाइनेंस कर लेंगे, ठीक है ना, जो कि एक्रूड वो जो है करंट अकाउंट पेबल और एक्रूअल। टोटल एसेट्स इतने चाहिए, इसमें से कुछ पोर्शन, सर्टेन पोर्शन कैन बी कवर्ड बाय लाइबिलिटीज। सो portion of additional assets covered by non-interest bearing liabilities. या करंट लाइबिलिटीज, आसान लफ्जों में लिख लें करंट लाइबिलिटीज। टोटल हमें कितना फंडिंग चाहिए होगी फॉर एडिशनल, यानी बेस्ड ऑन आवर फोरकास्टिंग, हमने फोरकास्टिंग की, उसकी बेस पे हमें टोटल फंड्स कितने चाहिए, टोटल फंड्स उसके बराबर कितने एडिशनल हमें एसेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। उस एडिशनल एसेट्स में से कितनी फाइनेंसिंग हमारी आ सकती है फ्रॉम द करंट लाइबिलिटीज या नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लाइबिलिटीज, और कितनी हम इसमें से रिटेन्ड अर्निंग से पूरा कर सकते हैं। ये रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। ठीक है, तो ये जो बच गया दैट इज एडिशनल फंड नीडेड, मींस दिस इज द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ये हमें एक्सटर्नली विच वी हैव टू फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। ये हमें बोरो करना पड़ेगा पैसा, हमारे पास अवेलेबल, ये हमारे पास हमारी अपनी उसमें रिसोर्सेज से पूरा नहीं हो सकता। रिटेन अर्निंग्स भी हमने ले ली और हमें जो करंट लाइबिलिटीज मिल सकती थी वो भी पैसा हमने ले लिया। अब जो कवर नहीं हो रहा पोर्शन वो है जो कि आपको बोरो करना पड़ेगा, या बोरो करेंगे या एडिशनल शेयर्स, नए शेयर्स बेचें अगर वो, या फिर आपको एक्सटर्नल बोरोइंग से पैसा पूरा हो सकता है। अकाउंट पेबल पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और एक्रूड एक्सपेंसेस पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो, यानी वो आपकी इजी फाइनेंसिंग है ना, वो उसमें आपको कोई एडिशनल पेनल्टी नहीं लग रही, पैसे एडिशनल पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, इसलिए वो हम इसमें कर लेते हैं एडजस्ट, और रिटेन अर्निंग्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो आखिरी पोर्शन है ना एम ये जो पूरा है ये रिटेन अर्निंग्स हैं, M S1
रिटेंशन रेशियो, ये हमें दे देगा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, उसमें से उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, रिटेन कितना, कितने इस प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज हम रिटेन करेंगे, रिटेंशन रेशियो। ये बन जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। नहीं, ये इसकी वो नहीं आगे। प्रॉफिट मार्जिन S1, अब क्योंकि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, एडिशनल फंड नीडेड की हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं या हम उसकी फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम अगले पीरियड के सेल्स ले रहे हैं, यानी नेक्स्ट पीरियड की जो हमने सेल्स फोरकास्ट की हैं उसमें कितने परसेंट हम, उसका कितना परसेंट हमें प्रॉफिट होगा, उस सेल्स का कितना परसेंट हमें, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट में से कितना हम रिटेन करेंगे, तो वो रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी। डिविडेंड की बजाय ना सारा रिटेन करके तो उस बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। हम क्यों शेयर लेंगे फिर? शेयर सर, जिसने शेयर पहले लिए हाँ, तो उसको ज्यादा जरूरत है तो वो शेयर सेल कर दे, जैसे कि डिविडेंड की। ये है जी वो मॉडगिलानी एंड मिलर का जो है ना, उनकी थ्योरी है। वो कहते हैं कि जी वो डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वो मॉडगिलानी और मिलर ने भी ये बात की। वो कहते हैं डिविडेंड तो मैटर ही नहीं करता। अगर डिविडेंड चाहिए, आप खुश नहीं है, आपको पैसा कैश चाहिए, तो आप से बेच दें सेल, अपने एसेट्स, अपने शेयर्स बेच दें, आपको पैसे मिल। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा इंटरेस्टेड डिविडेंड, वो अपनी इनकम चाहते हैं, इनकम जनरेट करना है। वो कहते हैं जी हमें इसमें इंटरेस्टेड नहीं, 5 साल बाद क्या मिलेगा, 10 साल, हमें इस साल क्या मिलेगा, हमने तो अपना खर्चा भी चलाना है। उन लोगों के लिए फिर डिविडेंड मैटर करता है। तो इसके लिए सपोज एक बंदे ने 100 शेयर लिए, हाँ, तो उसको जितना उसको चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है कि इतना डिविडेंड चाहिए, इतने वो हर साल 2 उसमें से शेयर या 4 शेयर वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती है उसको ज़बह करवाना है तो फिर उनकी प्राइस जब बढ़ रही है और नहीं, लेकिन वो उसको दोनों तरफ से फायदा हो रहा है ना। अगर वो शेयर रिटेन करता है तो उसको दोनों तरफ से फायदा मिलेगा ना। फिर अगर डिविडेंड भी आ रहा है और वो भी आ रहा है तो ज्यादा बेहतर नहीं है। असल में सर टैक्स जो 2 बार कटता है ना, वो खैर वो उतना मैटर नहीं करता, डिविडेंड भी तो आता है ना। देखिए, अगर आपको एक कंपनी ने 10,000 प्रॉफिट दे दिया तो उस पर 7.5%, 10% में काटते हैं, तो 10,000 में से 1,000 काट भी लिया तो चलो 9,000 तो डिविडेंड आ गया ना, और वो हर साल आना है, तो ज्यादा बेहतर नहीं। 5 साल आप, लेट से आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 5 साल होल्ड भी करना चाहते हैं तो 5 साल होल्ड भी कर लें। 5 साल में आपको ये एडिशनल 9,000, 45,000 ये भी तो मिल गया ना। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो उस डिविडेंड को इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपकी तरह ना भी देते हो, जिनको वो कहते हैं ठीक है जी हम ये बेच करके और शेयर लेंगे, वो ले उसी में हम चलते। बाज लोग कहते हैं वो इतना उनके पास टाइम भी नहीं होता और वो कहते हैं यार बस एक जो कंपनी सही चल रही है उसी के साथ रहो, वही आपको ज्यादा लॉन्ग रन में ज्यादा बेनिफिट दे जाएगी, बजाय ये जो आप इधर उधर, उसमें रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो अपने अपने वो है पैरल उसमें, यानी आप ये बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि डिविडेंड ना दें, क्योंकि फिर बहुत सारे इन्वेस्टर शायद प्रेफर ना करें आपके शेयर्स लेना। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने शेयर्स को वो भी इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड भी कंपनी दे, और डिविडेंड कंसिस्टेंट भी हो, उसमें ग्रोथ भी हो, वो और भी ज्यादा अच्छी चीज है। उसको फिर ज्यादा उसकी वजह से आपकी शेयर की प्राइस और ज्यादा बेहतर हो जाती है मार्केट के अंदर बनिस्बत उन कंपनीज की जो डिविडेंड नहीं देती हैं। जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं, कंसिस्टेंटली देती हैं, और एक उनकी ग्रोथ पैटर्न भी है कि हर साल उसमें 5%, 10% इंक्रीज भी हो रहा है, वो तो फिर वो फिर जबरदस्त उनके शेयर्स की डिमांड ज्यादा है मार्केट के अंदर। ये गूगल जो है ना, ये तो डिविडेंड नहीं देता, वो कहता है कि जो है ना उसको पैसे देने की बजाय वही डिविडेंड वाले पैसे जो है ना रिटेन करके तो उस बिजनेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया, इसको अगर कोई ऐसी है पैसों की जरूरत है, ये बेच के तो ठीक है। फिर इस कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे जो इस माइंडसेट के साथ चलते हैं, जिनको जो यही काम करते हैं, शेयर खरीदे बेचे बेचे, वो चलेंगे, वो ले लेंगे। लेकिन जो लोग डिविडेंड लेना चाहते हैं, अपनी एक वो कहते हैं ना मंथली
या जो भी उन्होंने अपनी बनाई हुई है, अपने एक्सपेंस का साइकिल भी चलाना चाहते हैं, वो नहीं इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ये डिविडेंड आगे हमारा वो आएगा टॉपिक भी डिविडेंड थ्योरी का, तो उसमें आप देखेंगे कि ये दोनों तरह की थ्योरीज हैं। यानी एक तो वो मोंटग्लानी और मिलर ने भी ये कहा कि जी डिविडेंड तो मैटर ही नहीं करता, हर बंदा अपनी डिविडेंड पॉलिसी खुद बना सकता है। और कुछ दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये कहते हैं कि जी ये पैटर्न ज़्यादा बेहतर है कि आप डिविडेंड भी दें और उसको कंसिस्टेंटली दें और ग्रोथ दें, उसकी वजह से आपके कैपिटल, आपकी जो शेयर की प्राइस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। ओके जी, मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल फोरकास्ट। कंसल्टेशन विद सम की मैनेजर्स हैज यील्डेड द फॉलोइंग रिविजन्स। अच्छा, वो जो हमने फोरकास्टिंग की है उसके ऊपर उन्होंने जो अपनी टीम्स के साथ, अपनी जो मैनेजमेंट है उसके साथ बैठ के उन्होंने डिस्कशन की है, तो उस पे कुछ ये पॉइंट्स आए हैं। फर्म एक्सपेक्ट्स कस्टमर टू पे क्विकर नेक्स्ट ईयर, thus reducing day sales outstanding to 34 days without affecting sales। अभी कितना था उनका जो हमने फोरकास्ट किया हुआ था? 43 डेज था। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग 44 डेज, ऑलमोस्ट 44 डेज है। उनके जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो, उनका ख्याल ये है कि अगर हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चेंज कर लें, उसको थोड़ा सा टाइटन अप करें, तो ये हमारी डे सेल्स आउटस्टैंडिंग 34 डेज पे आ सकती है और उससे हमारी सेल्स पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जनरली होता है जब अपनी क्रेडिट पॉलिसीज को आप टाइट करते हैं तो फिर बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, यानी वो कहते हैं यार हम किसी और से ले लेंगे, आप इतना जो पुश करते हैं, हमें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए ना। ये 43 डेज वाले जो हैं, 44 डेज वाले, वो तो मज़े में है ना। उनको अगर इंडस्ट्री में 32 दिन लोग दे रहे हैं तो ये 12 दिन एक्स्ट्रा उनको मिल रहे हैं, तो वो रिलैक्स हैं। अब आप उन्हें कहते हैं नहीं आपने भी जनाब हमें जल्दी पे करना है, पुश करते हैं पे करें, तो बाज़ लोग कहते हैं यार आप बार बार तंग करते हैं, मैं दूसरे से ले लूँ, उससे सेल्स पे इफेक्ट आता है। लेकिन इन मैनेजर्स का ख्याल ये है कि जी अगर हम कम भी कर लें, अपने इसको थोड़ा सा पुश करें, अपने जो जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो इट विल नॉट अफेक्ट द सेल्स। तो एक तो ये उनके सामने बात आ गई कि जी दिस कैन बी डन, अपनी डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को हम कम कर सकते हैं। अ न्यू फैसिलिटी विल बूस्ट द फर्म्स नेट फिक्स्ड एसेट्स टू $700 मिलियन। अच्छा, एक उनका ख्याल ये है कि जी हमें वी नीड अ न्यू फैसिलिटी, उसके अंदर हमें 700 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि न्यू इन्वेंट्री सिस्टम टू इंक्रीज द फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर टू 10 टाइम्स विदाउट अफेक्टिंग सेल्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जा सकता है। जो पहले इनका इन्वेंट्री टर्नओवर है वो शायद यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर अभी उनका 8.3 है, कम है ना इन्वेंट्री टर्नओवर। तो कह रहे हैं अगर हम इन्वेंट्री अपनी सिस्टम को, नया इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना शुरू कर दें, तो ये हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर 8.3 से बढ़ के 10 टाइम्स पे चली जाएगी, इट विल इंक्रीज। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उनके मैनेजमेंट के जो टीम है उनके ये प्रपोजल्स हैं। दीज चेंजेस विल लीड टू एडजस्टमेंट्स इन द फर्म्स एसेट्स एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन फर्म्स लायबिलिटीज ऑन इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट और इट्स इनकम स्टेटमेंट। यानी एसेट्स तो चेंज हो रहे हैं उनके, लेकिन इन चेंजेस की वजह से उनकी लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आ रही और उनकी इनकम स्टेटमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर क्या होगा, हमारा रिवाइज्ड, वी कैन हैव दिस रिवाइज्ड फाइनेंशियल फोरकास्ट। पहले हमने एक फोरकास्टिंग की, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने सारी अपनी वर्किंग कर ली। फिर वो हमारी टीम थी, उसके साथ बैठ के हमने उसको वो फोरकास्टिंग उनके साथ डिस्कस की। उसमें फिर ये पॉइंट्स आ गए हमारे सामने कि ये 3 काम इसमें हो सकते हैं, 3 तरह की चेंजेस हो सकती हैं जिससे हमें ये हमारे बेहतर हो सकते हैं फोरकास्ट। अब वो हमने इसमें एडजस्ट किए हैं। वो जो 3 चीज़ें थी कि हमने इन्वेंट्रीज को यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर को, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को और नेट फिक्स्ड एसेट्स को चेंज किया। तो यहाँ पे तो चेंजेस आ गई, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लाइबिलिटीज और इक्विटी में, और दूसरी क्या चीज़ थी हमारी इनकम स्टेटमेंट, उस पर कोई चेंजेस नहीं है। अब बेस्ड ऑन दीज चेंजेस अगेन वी हैव प्रिपेयर्ड अनदर सेट ऑफ रेशियोज। तो अब आप देखिए इसमें डे सेल्स आउटस्टैंडिंग भी ओके हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर भी बेहतर हो गया हमारा, और डिविडेंड तीसरी चीज क्या थी, तो मतलब ये 2 चीजें मेनली हमारी चेंज हो गई ना। बाकी तो पुअर ऑलरेडी पुअर थे, वो उसी तरह रह गए, सिर्फ ये 2 चीजें हमारी चेंज हो गई हैं। तो दैट इज आवर फाइनल फोरकास्ट बेस्ड ऑन
एक तो फोरकास्टिंग हो गई, फिर उसके ऊपर रिवीजन भी हमने अकोमोडेट करके फिर हम वी कम अप विद दिस फाइनल फोरकास्ट। तो जनरली दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, जो हमारी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का है। इंपॉर्टेंट थिंग इज फोरकास्टिंग योर सेल्स, सारा जोर उस पर होता है कि जी सेल्स बताएं कितनी करेंगे। तो ज़ाहिर है वो सेल्स की आपकी टीमें जो बैठी हुई हैं, सेल्स के जितने बंदे बैठे हुए हैं वो सारे अपना बेस्ड ऑन देयर वर्किंग और जो उनकी मार्केट में हालात चल रहे हैं उसकी बेसिस पे फिर वो अपना फोरकास्ट ले आते हैं, उसकी बेसिस पे फिर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर लेते हैं और